हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल का उद्देश्य है आपका सही मार्गदर्शन और निशुल्क शिक्षा का प्रसार। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब सिलेबस चेंज हुआ तो हमने एक शुरुआत के रूप में 3 ऐसी स्पेशल यूनिट जो कि पूरी तरह से नई थी। सबसे पहले 10वीं यूनिट जो कि लगभग नई थी। उसके बाद छठी यूनिट क्योंकि बहुत साल से सिलेबस में इकोनॉमिक्स नहीं था, वो भी एक स्पेशल यूनिट थी। और तीसरी यूनिट जिसमें पहले नंबर की या पहली यूनिट जिसमें सबसे जो नया है कंटेंट जोड़ा गया था। हमने क्रमबद्ध तरीके से इन तीनों ही यूनिट को पढ़ा और आपको इनके लिए जो सर्वश्रेष्ठ डाटा हो सकता था, अपनी सारी क्षमताओं का उपयोग करते हुए आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की। और इसी क्रम में हमने आप सब लोगों का मार्गदर्शन करने का प्रयास किया। वैसे आज का जो वीडियो है उसमें हम कुछ पढ़ने नहीं वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो 30 दिन बचे हैं इसकी तैयारी क्या है, इसको कैसे हम तैयार रखें, अपने आप को कैसे तैयार करें, हम अपने आप को कैसे इस एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे, इस विषय पर बात होगी। सामान्यतः मैं ऐसे वीडियो बनाने से बचता हूं जिसमें हम पढ़ाई के अलावा बातें करते हैं। उन बातों से मैं थोड़ा सा इतर बाहर हटने की कोशिश करता हूं। लेकिन पिछले 2 दिन में बहुत सारे बच्चों के फोन आए, मैसेज आए कि सर बहुत परेशानी हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है। चलिए आज इसी का समाधान करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर का को याद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आप सबको लगता होगा कि मैं ये फोटो आपको क्यों दिखाता हूं। एक शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होता है स्टूडेंट की जिंदगी में। और पिछले 2 दिन में जो घटनाक्रम हुआ उस पर मैं अभी बहुत बातें नहीं करना चाहता, लेकिन उसके विषय में लास्ट में हम बातें करेंगे कुछ। लेकिन इनके योगदान से ही मैं आज एक योग्य व्यक्ति बन पाया और मैं इसी प्रकार से आपको योग्य बनाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए पॉइंट से ना भटकते हुए मूल बिंदु पर आते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम किन किन विषयों पर बात आज करने वाले हैं। सबसे पहले पॉइंट पर जब हम डिस्कशन करेंगे तो वो पॉइंट होगा टाइम मैनेजमेंट, कि इन 30 दिनों में हमें अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा कि इन 30 दिनों का शेड्यूल क्या हमें बनाना है। तीसरा जो हमारा पॉइंट होगा कि टेस्ट हमें कितने देने हैं, कैसे देने हैं, टेस्ट क्या होता है, क्या उसमें हमें करना है। अगला हमारा पॉइंट होगा कि टाइम टेबल को कैसे मैनेज करें। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि एग्जाम प्लान में क्या क्या कमियां और क्या क्या चेंज हमें रखने हैं, क्या क्या चेंज होते हैं, हुए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे स्टडी मटेरियल में क्या कमी वृद्धि हो जानी चाहिए, जोड़ लेने चाहिए, कौन सी किताबें हमें पढ़नी है, घबराहट जो आप सब लोगों को हो रही है इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। और लास्ट में हम एक अच्छी सी स्टोरी शेर वाली सुनेंगे जो पहले भी मैं आप सब लोगों को सुना चुका हूं। और एक स्टोरी और मैं अपनी तरफ से आज आपको सुनाने वाला हूं। एक गाड़ी वाले या एक जेंटलमैन और एक बकरी वाले की स्टोरी के रूप में हम इसको सुनेंगे। तो ये पूरे वीडियो का मैंने को क्रम बताया कि हम क्या क्या करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मूल बिंदु या मूल पॉइंट जो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। सबसे पहले आज से आपको क्या करना है। सबसे पहला जो काम है वो टाइम मैनेजमेंट के तहत ये करना है कि आप जिस भी तरीके से पढ़ रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे, बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं लाएंगे। दूसरा पॉइंट जो आप लोगों को करना है, अपनी स्ट्रेटेजी ऐसी बनाएंगे कि रिवीजन कम से कम 5 बार हो जाए। मैं फिर से जोर से बोल देता हूं, कम से कम 5 बार आपका रिवीजन हो जाए, ना आधा कम ना आधा ज्यादा। 6 बार चलेगा, 10 बार चलेगा, 20 बार चलेगा, लेकिन हर स्टूडेंट अपनी 10 यूनिट को
5 बार रिवाइज कर ले, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, करना ही है। उसके बाद क्या करना है या उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या हो, उसके लिए क्या प्लान करना है। आप यहां एक घड़ी के अंदर टाइम मैनेजमेंट को दर्शाने की कोशिश की है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। आप जितने भी टाइम पढ़ाई करते हैं, 7 से 8 घंटे, 8 से 10 घंटे, 10 से 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे लगे हुए हैं, तो पहला प्रश्न ये कभी नहीं पूछिएगा कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। आपके पास जितने हैं उतने पढ़िए। 24 हैं, 24 पढ़िए। अगर आप जॉब करते हैं, कुछ काम कर रहे हैं, नहीं पढ़ सकते, 6 में भी पास होया जा सकता है। 6 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट के हजारों उदाहरण हैं जिन्होंने एमपीपीएससी को पास किया है। अगर आप गृहिणी हैं तो भी कोई समस्या नहीं, ऐसे स्टूडेंट ने और अच्छे से इस एग्जाम को क्लियर किया है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर 4 बार हमारा कम मार्क्स से रुका है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन हम बताएंगे कैसे करेंगे। आप अपने पूरे समय को 2 भागों में बांट लीजिए। आपका जो पूरा समय है 8 घंटे का, हम इसे एक एक्चुअल टाइम मान लेते हैं कि आप स्टूडेंट 8 घंटे पढ़ाई कर रहे होंगे। फिर से बोल दूं, पढ़ाई करने से मेरा आशय केवल और केवल याद करने से है, मेरा आशय बिल्कुल नहीं है लिखने से, किताब पर फोटोकॉपी या किताब की फोटोकॉपी, नोट्स की फोटोकॉपी करा के जाने या लाइब्रेरी में बैठने से। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप 15 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, आप वहां कितनी देर मोबाइल चलाते हैं, टिफिन खाते हैं, लंच करते हैं, जो कुछ भी काम करते हैं, वो सब हटाने के बाद जो आपका टाइम होगा वो सकल घरेलू उत्पाद के रूप में या मूल जो पढ़ाई या स्टडी का टाइम होगा, उस टाइम को हम 8 घंटे के रूप में कैलकुलेट करें या वही टाइम मान्य है। आप उस टाइम को 6 घंटे और 2 घंटे, जो लोग जिन्होंने अभी तक एमसीक्यूज नहीं लगाए हैं वो इसे 5 घंटे और 3 घंटे, जिन्होंने एमसीक्यू खूब लगा रखे हैं वो 6 घंटे और 2 घंटे के रूप में इसे डिवाइड करें। इससे ज्यादा संशोधन करने की कोशिश इसमें नहीं करनी है। अब 5 घंटे आपको स्टडी, और स्टडी में भी मूल रूप से रिवीजन, और उसके साथ रिवीजन के बारे में, रिवीजन के साथ में एक पॉइंट लिख रहा हूं, याद करने पर फोकस करना है। आप ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास नोट्स नहीं है, कल सुबह जाकर के फोटोकॉपी कराइएगा, अभी जाकर के फोटोकॉपी कराइएगा। अगर आपके पास कॉपी किताब कुछ नहीं है, अभी ले आइए। आज के बाद, आज से लेकर 30 दिनों तक आप लिखने के काम को पूरी तरह बंद कर देंगे, फोटोकॉपी या ऐसे फालतू के कामों को बंद करेंगे, नोट्स सर्च करना, किताबें सर्च करना बिल्कुल बंद कर देंगे। जो आज तक पढ़ा है वही पढ़ेंगे, जो आज तक रिवाइज किया है वही करेंगे। ये मूल मंत्र है आज से आप सब लोगों के लिए। मैं आपको ये मूल मंत्र दे रहा हूं कि आज से नए कंटेंट पर बहुत फोकस नहीं करें, जो पढ़ा है उसको और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें। एमसीक्यूज, इस पर हम थोड़ा आगे बात करेंगे, एमसीक्यूज लगाने हैं कितने, क्योंकि आगे मैंने एक पॉइंट दे रखा है कि हमें टेस्ट कितने देने हैं, कैसे देने हैं, वहां हम इस पर बात करेंगे। मूल रूप से पॉइंट रहा कि 5 घंटे आपको या 6 घंटे आपको रिवीजन का टाइम रखना है। अगर आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है तो आप एक्स्ट्रा टाइम में लिखे लिखे जो करना है करें, इतना कम से कम हमें हमारे अनुसार तैयारी को दें। आगे बढ़ते हैं। 30 दिन का जो शेड्यूल है उसको आप इस तरीके से बनाएंगे आज ही। ऐसा कोई व्यक्तिगत वैसे शेड्यूल होता नहीं है, जब समय मिला तब पढ़ा, जैसे समय मिला वैसे पढ़ा, लेकिन फिर भी एक कच्चा मटेरियल, एक कच्चा माल हमारे दिमाग में हो कि चलना किस दिशा में है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सुबह ही पढ़ना है, कि रात को ही पढ़ना है। अगर आप निशाचर प्रवृत्ति के हैं कि रात में जागते हैं दिन में सोते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई संशोधन नहीं करना। आज फालतू की वीडियो मत देखना कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है। आज से जैसा अभी तक रूटीन था उसी को फॉलो करना, नया कोई एक्सपेरिमेंट मत करना। खाने की चीजों में, सोने के टाइम में, और जो पढ़ाई करने की किताबें हैं उनमें, इन 3 चीजों में कोई एक्सपेरिमेंट आज के बाद नहीं होगा 30 दिनों तक। उसके बाद फिर खूब करेंगे, अभी नहीं करेंगे। पहले दिन, दूसरे दिन, अब देखिए 30 दिन है, 5 बार रिवीजन करना है, और एक दिन में 1 यूनिट, एक दिन हो
और 1 यूनिट हो, ऐसा कोई शेड्यूल आपको तैयार करना होगा। 1 यूनिट 1 दिन, शुरुआत का जो 10 दिन का शेड्यूल है वो इस रूप में रहेगा। जब आपका एक बार रिवीजन हो चुका होगा तो दूसरी बार आपको आधे दिन में 1 यूनिट का फॉर्मेट इस्तेमाल करना होगा। 15 तारीख तक आपका 2 बार रिवीजन हो चुका होगा। फिर इस समय को और कम हम करेंगे, फिर अगले 5 दिनों में आपको और ज्यादा इसी को रिवाइज करना है, और फिर अगले जो 5 दिन 4 दिन बचेंगे उनमें लगभग 2 से 3 दिन में पूरी 10 यूनिट को रिवाइज करना है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, स्टार्टिंग के आज से जो 10 दिन है इनमें 1 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करें, या आपकी इच्छा ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में 1 यूनिट नहीं पढ़ेंगे, 10 यूनिट का 10-10%। फिर से रिपीट करता हूं, एक दिन में 1 यूनिट नहीं पढ़नी है, 10 यूनिट है उनका 10% हर यूनिट में से रोज पढ़ लो। 10 दिन में आपकी पूरी 10 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, अर्थात आप इस दिन तक 10वें दिन तक फ्री हो जाएंगे। 11वें 12वें 13वें 14वें और 15वें, इन 5 दिनों में आपको इसको आधा करना है, समय को आधा करना है, टाइम पढ़ाई के टाइम को बढ़ा देना है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग किसी प्राइवेट नौकरी में या किसी भी नौकरी में हैं, वो छुट्टी ले लें। आखिरी के 15 से 20 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, कोशिश करें छुट्टी लेने की, या किसी भी तरीके से अपने आप को फ्री कर लें। कोशिश करें, जो गृहिणी है वो बच्चों का पालन करती है, वो थोड़ा सा ऐसा कुछ मैनेजमेंट बनाने की कोशिश करें कि वे थोड़ा ज्यादा समय निकाल पाए, जितना अभी तक निकाल रहे थे उससे 1.5 गुना 2 गुना समय निकालकर इस पैटर्न को फॉलो करें। 15 तारीख 15वें दिन तक आपका 2 बार रिवीजन हो चुका होगा, फिर इसको आपको 4 दिन में कन्वर्ट करना है, फिर 3 दिन में कन्वर्ट करना है, और फिर 2 दिन में कन्वर्ट करना है, और आखिरी में जो टाइम बचेगा उसमें फिर ओवरऑल एक ही दिन में 10-10 यूनिट का रिवीजन। इस तरीके का पैटर्न आपको अपनाना है। जो लोग इसे नहीं अपना सकते वो अपने परिस्थिति के अनुसार इसमें थोड़ा सा संशोधन करें। जो 10 में नहीं कर सकते 11 में करें, जो 10 से कम में कर सकते हैं वो 8 में करें, बहुत अपने हिसाब से इसे मैनेज करें, लेकिन शेड्यूल इसी तरीके का हो। 30 दिन बाद आपका एग्जाम है, उस दिन ऐसी स्थिति जन्म ले, या 30 दिन के पहले 4 दिन पहले 5 दिन पहले ऐसी स्थिति जन्म ले कि आप खुद कहें कि अब खत्म हो गया है पढ़ना, अब कुछ नहीं बचा है, एक वर्ड नहीं बचा है मेरे पास। ये स्थिति 5 दिन पहले पैदा हो जानी चाहिए, फिर हम उन 5 दिन में और अपने आप में सुधार कर लेंगे। ठीक है, ऐसी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी रहेगी। अब हम आते हैं मूल विषय, जो एक बहुत गंभीर समस्या है, गंभीर विषय है, टेस्ट का क्या किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट अभी किसी न किसी कोचिंग संस्था का टेस्ट लेकर के वहां रोज टेस्ट देने जाते होंगे। 2 दिन में 1 बार, 1 दिन में 1 बार, 1 दिन में 2 बार, इस तरीके का उनका पैटर्न होगा। देखिए, मेरा किसी कोई संस्था से लेना देना नहीं है, मैं किसी संस्था की कोई बुराई नहीं कर रहा हूं। आपने जो अभी तक टेस्ट दिए वो बहुत थे, लेकिन अब किसी संस्था में जाकर के टेस्ट देना और अपने 1-2 घंटे इस कारण से खराब करना कि मुझे वहां जाना पड़ता है, उनके एक निश्चित समय पर जाना पड़ता है और टेस्ट देनी पड़ती है, इससे आप बचने की कोशिश करें। हो सकता है तो उन कोचिंग इंस्टीट्यूट से विशेष प्रार्थना करके टेस्ट पेपर अपने घर पे ले आए, पहले से एडवांस टेस्ट पेपर ला करके रख लें, या किसी न किसी कोचिंग के जिनके आपके टेस्ट बाकी हैं उनके मैनेजमेंट आपको करना है। मैं कोई सलाह नहीं दूंगा इस विषय में। कोशिश करें कि ये जो आने जाने का समय है, वहां 2 घंटे के बैठ करके पेपर देने का समय है, इन सब टाइम को शून्य कर दें। अब ये पूरी तरह 0 हो जाए, हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो तभी काम कर पाएगी अगर अभी भी हम वहां जाकर के टेस्ट देने में, क्योंकि देखिए अगर आपका टेस्ट 10 बजे है, आपको 9 बजे से आपके दिमाग में एक घंटी बजने लगेगी कि 10 बजे जाना है, 10 बजे जाना है। वैसे तो रात से ये घंटी बजेगी कि 10 बजे जाना है, सुबह जाना है, सुबह टेस्ट है, पूरा फोकस टेस्ट पे होगा, पढ़ाई पे नहीं होगा। तो टेस्ट देने से मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये जो तामझाम हमने कर रखे थे अभी तक,
इनमें जो टाइम खराब हो रहा था इसे खत्म करना है। अगर 10 बजे टेस्ट होता है तो बच्चे की 9 बजे से पढ़ाई ही बंद हो जाती है। 1 घंटा वो खराब किया, 2 घंटे आपने टेस्ट देने में खराब किए, 1 घंटा वहां से आकर के फिर आप क्रॉस चेक करेंगे, आंसर की से दुनिया भर की बातें करेंगे, 1-2 प्रश्न क्वेश्चन पेपर में गलत छपे होंगे, 1-2 के आंसर गलत हो गए होंगे, इन बातों पर खूब सारा डिस्कशन करके आप अपना बहुत सारा टाइम खराब कर लेंगे। और ये सबसे हमें बचना है। टेस्ट का मतलब टेस्ट को खुद को टेस्ट करना है। चलिए मूल रूप से आते हैं कि टेस्ट दिया क्यों जाता है। तो वैसे मैं आप सब लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि टेस्ट का अर्थ होता है परीक्षण, इसे हम परीक्षा कहते हैं। और परीक्षा का अर्थ होता है कि हमें अपनी चेक करना होता है कि भैया मेरे अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है। मैंने आपको पिछली बार एक वीडियो में ये समझाया था कि जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको ब्लड टेस्ट करने को बोलता है, जिसे हम खून की जांच कहते हैं, तो जब आपके पास कोई समस्या रही होगी तब आप उसके पास गए होंगे। आपके ब्लड टेस्ट को देख करके वो आपको ये देखेगा कि इसमें हीमोग्लोबिन कम है, आरबीसी कम है, प्लेटलेट्स कम है, क्या चीज कम है, उस अनुसार आपको दवा गोली देगा। और अगर आप दवा गोली ले लेंगे तो आप में सुधार हो जाएगा। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि टेस्ट दे रहे हैं, डॉक्टर को दिखाई नहीं रहा है कि कम क्या है ज्यादा क्या है, खुद भी नहीं देख रहे हैं, खुद भी ये काम नहीं कर रहे हैं, अगले दिन फिर टेस्ट दे रहे हैं, फिर खून का परीक्षण करा दिया, तीसरे दिन फिर खून का परीक्षण करा दिया, ऐसे स्टूडेंट का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि यह हमेशा बीमार रहने वाला है। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो उसका मूल्यांकन करें और ये देखें कि मुझ में कहां कमी है और उस कमी को दूर करने की कोशिश करनी है, जरूर करना है, नहीं तो टेस्ट मत दो, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये 3, 4, 5 साल से चलने वाला चोंचला है। इससे पहले कोई टेस्ट सीरीज नहीं हुआ करती थी, कुछ नहीं देते थे स्टूडेंट, फिर भी पीएससी पास होते थे। ऐसा नहीं था कि टेस्ट सीरीज नहीं लगाते थे, नहीं देते थे तो कोई पास नहीं होता था। जब मैं पीएससी क्लियर किया तो जब जिन वर्षों में मैंने तैयारी की उस समय ये टेस्ट का कल्चर ही नहीं था। 2012, 13, 14, 15 तक कोई कल्चर नहीं था। 15 के बाद अलग तरीके से कमाई करने के साधनों के रूप में एक विकसित पद्धति हुई जिसे टेस्ट प्रणाली कहा गया। आज बच्चों के दिमाग में ये इस तरह घुस चुका है कि टेस्ट का मूल अर्थ ही, मूल भाव ही समाप्त हो गया। अब आपको हम बताते हैं कि हमें मूल रूप से टेस्ट लगा करके अब क्या करना है। देखिए अभी हो सकता है कि आप टेस्ट नहीं लगा रहे हो, लेकिन लास्ट के 15 दिन आपको टेस्ट जरूर लगाने हैं। इवन एग्जाम के 5 दिन, आप आखिरी के 5 दिन टेस्ट नहीं लगाएंगे, लेकिन इन टेस्ट के उद्देश्य क्या है वो मैं आपको थोड़ा बताता हूं, आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, आप शायद इसको समझें। सबसे पहले एग्जाम टाइम के समानांतर टाइम पर ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझें। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की आदत या 99% स्टूडेंट्स की आदत होती है ये रात को वो लेट जाग करके पढ़ाई करते हैं और सुबह फिर 10, 11, 12 बजे उठते हैं। कुछ स्टूडेंट की आदत होती है कि वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन उनके खाने का शेड्यूल, सोने का शेड्यूल, बैठने का शेड्यूल, चाय पीने का शेड्यूल, बहुत प्रकार के शेड्यूल जो हैं वो बिल्कुल डिस्टर्ब हैं। लेकिन हमें पता है कि एग्जाम सुबह 10 बजे से शुरू होगा और 1 बजे तक चलेगा, या जो भी अभी एग्जाम का जो शेड्यूल आएगा 9 बजे से 11 वाला, या जो भी 10 से 12 वाला शेड्यूल जनरली सामान्यतः रहता है पीएससी का, तो 10 से 12 बजे तक पेपर होगा, हमें ये पता है, हम सबको ये पता है। तो जो पेपर का टाइम टेबल है, पेपर के टाइम टेबल पर टेस्ट देना शुरू करें। बहुत ध्यान से सुनिए ये बात, मैं पहली बात आपको जो समझा रहा हूं, टेस्ट का मूल उद्देश्य क्या होता है, हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। और टेस्ट, अगर हमारा एग्जाम सुबह 10 बजे होना है या 9 बजे होना है, 11 बजे होना है, वैसे 10 बजे होना है, लेकिन अगर आपका एग्जाम 10 बजे होना है तो रोजाना आप 10 बजे 15-20 दिन तक, बहुत ज्यादा अभी आज से शुरू करें जरूरी नहीं है, 8-10 दिन बाद शुरू कर सकते हैं, लेकिन 15 दिन कम से कम आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। 15 दिन तक रोज उसी एक फिक्स टाइम पर एक टेबल और एक कुर्सी लगा करके 3-4 दोस्त मिलकर, या अकेले हो तो अकेले, हॉस्टल में है तो 4-5 दोस्त मिलकर, गांव में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो जहां है जैसी अवस्था में उसी अवस्था में उसी समय पर रोजाना एक 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर, जो गांव में है उनके पास हार्ड कॉपी नहीं है, वो मोबाइल पर या किसी भी माध्यम से एक टेस्ट लगाना शुरू करें। उसी समानांतर टाइम पर
रोजाना ये काम करें, आपका दिमाग धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा। वो जो एग्जाम का स्ट्रेस है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। कोई विशेष काम नहीं करना है, लेकिन उस एक निश्चित कार्य को, देखो ऐसा होता है ना कि आपने टू व्हीलर पहली बार चलाई, खूब हाथ डरते हैं, खूब हाथ घबराते हैं। दूसरी बार चलाई, थोड़ा सा डर कम हुआ, तीसरी बार चलाई, चौथी बार चलाई, 10 बार चलाने के बाद आप भगाने लगते हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर टेस्ट दे रहे हैं तो उस निश्चित समय पर, जिस समय पर एग्जाम होने वाला है, अब आपका जो टाइम शेड्यूल है उसको आप इस अनुसार आज से मैनेज करना शुरू करें। 1-2 घंटे का, आधे घंटे का, 1 घंटे का चेंजेस लाना शुरू करें। और अगर आप सुबह 10 बजे उठते हैं तो 9:30 कर लें और 10 बजे बैठ जाएं टेबल पर। 11 बजे उठते हैं तो 10 कर लें, 10:30 बजे बैठ जाएं। थोड़ा बहुत मैनेजमेंट कर लें, आसपास का एक थोड़ा बहुत संशोधन चल जाएगा। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि एक निश्चित समय पर रोज उस टाइम पर 2 घंटे, 1 घंटे के लिए बैठना चालू करें। वो बैठना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में 2 घंटे का पेपर आधे घंटे में निपटाते हैं और ये उनकी दुनिया की सबसे बड़ी, जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। 2 घंटे उस टेबल पर बैठना सीख जाओ आज से ही। मैं सीसेट की बात नहीं कर रहा हूं, जीएस संभाल लो, बाकी अपने आप संभल जाएगा। तो ये काम सबसे पहले हमें टेस्ट का करना है। आदत डाल लेनी है, खुद की घबराहट को खत्म करना है, टाइम को मैनेज करना है। दूसरा, हर बार हम एग्जाम में देखते हैं कि जिस भी हॉल की बात, किसी भी जिले की बात कर लो, इंदौर जैसे विकसित जिले की बात हो या छोटे शहर की बात हो, छोटे शहर हो या बड़े शहर, हर एक क्लासरूम जिसमें 40 बच्चे होते हैं उसमें से 4 बच्चे डेट ऑफ बर्थ गलत भरते हैं, खुद का नाम या रोल नंबर गलत भरते हैं, रोल नंबर के स्थान पर उस दिन की तारीख या अपने डेट ऑफ बर्थ के नाम पर उस दिन की तारीख, ऐसा कुछ ना कुछ गोलमेल हर 10% बच्चे करते हैं। हो सकता है कि आप नहीं करते हो सकता है कि आप नहीं करते हो, लेकिन ये आप लोग बच्चे हैं, अभी आप स्टूडेंट हैं। हम घबराहट में कि जीवन में मेरा यही लास्ट एग्जाम है, इसी से मेरी जीवन की दिशा निर्धारित होगी, इस प्रेशर को वहां लेकर जाते हैं और ये प्रेशर गलत करवा देता है। आप गलत करना नहीं चाहते लेकिन घबराहट में हो जाता है, इसे मैनेज करना है। दूसरा, इसी पॉइंट में एक बात और ध्यान से समझे। हर साल 10 से 20 बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर नंबर तो उतने ही आ रहे हैं जितना कट ऑफ है, लेकिन मेरे से एक गलती हो गई थी कि 54वें नंबर का बी लगाना था, मैंने ओएमआर में 54 का सी लगा दिया या 55 का बी लगा दिया और इसकी वजह से एक नहीं 2 प्रश्न गलत हो गए। ये ऊपर नीचे हो गया और ये मैनेजमेंट बड़ा खतरनाक होता है। मुझे, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं ये बात उससे सुनता हूं कि इस बच्चे को शायद मैं कुछ समझा देता, शायद मैं कुछ सिखा देता तो इसकी ये गलती तो कम से कम नहीं होती। और ये बात जब उसके फेल होने का कारण बनती है तो बहुत दुख होता है कि इसने कितनी मेहनत की होगी, जान लगा दी होगी, लेकिन एक छोटी सी गलती जो ना समझी कही जा सकती, उसकी वजह से इसका सिलेक्शन रुका। ये गलती हमें ओएमआर शीट भर करके करनी है। जब आप रोज पेपर दें तो एक निश्चित समय पर रोजाना एक ओएमआर शीट का कॉपी मार्केट में फोटोकॉपी की दुकान पर मिलता है। नहीं मिलेगा तो हम ग्रुप में सेंड करवा देंगे, कहीं से अरेंज करके आपको उपलब्ध करा देंगे। उसका प्रिंट निकालकर, फोटोकॉपी निकालकर काले गोले भरने की कोशिश करें। 54 का 54 ही लगाना है, 33 का 33 ही लगाना है, 31 का 31 ही लगाना है, गलती से गलत ना हो जाए। आगे जब एग्जाम के 2-4 दिन बचेंगे तो बताऊंगा कि एक साथ 100 भरने हैं कि 10-10 करके भरने हैं कि 5-5 करके भरने हैं, वो सब उस टाइम पे बात करेंगे, आज नहीं कर रहे हैं, नहीं तो दिशा भटकेंगे। अगला, बहुत सारे बच्चे ऐसे ठंडे बच्चे होते हैं, ठंडे, उनमें उनकी प्रॉब्लम नहीं है, वो है ही, उनका व्यक्तित्व ऐसा है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं कि क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने में उनको 2 घंटे भी कम पड़ते हैं और लास्ट में वो 10-15 मिनट में फिर 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या गोले भरने में प्रॉब्लम करते हैं और इस मैनेजमेंट की वजह से उनके 2-3 क्वेश्चन गलत या सही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमें शेड्यूल करनी है कि 2 घंटे मतलब पूरा 2 घंटे, मैं पूरा 2 घंटे पेपर दूंगा, 1 मिनट ना पहले उठूंगा ना 1 मिनट बाद में खत्म करूंगा। मैं व्यवस्थित रूप से 5-10 मिनट का एवरेज टाइम खत्म करने से पहले या
टेस्ट के खत्म होने से पहले, एग्जाम के खत्म होने से पहले पेपर को खत्म करूंगा, पूरा 2 घंटे यूज करूंगा, जो है मेरे पास वो पूरा यूज करूं, उससे कम करूंगा तो हो सकता है मेरा नुकसान हो जाए, मुझे नहीं करना अपना नुकसान। तो देखिए फल को पकने में पूरा समय लगता है ना, तो उसी तरह आपको एग्जाम में जब 2 घंटे दिए तो किसी ने साइंटिफिकली सोच करके 2 घंटे दिए होंगे, हो सकता है वो 1 घंटा दे सकता था, 3 घंटे दे सकता था, लेकिन 2 दिए, क्योंकि एक व्यवस्थित इंसान 2 घंटे में उस पेपर को व्यवस्थित रूप से पूरा कर सकता है, इसलिए 2 घंटे दिए, आपको पूरे 2 घंटे यूज करने हैं। तो वो आपको शेड्यूल करना शुरू करना है कि अगर जो लोग 2.5 घंटे में निपटाते हैं वो अपने आप को 2 तक खींच कर लाएं, जो 1.5 में निपटा लेते हैं, जो आधे घंटे में 100 प्रश्न कर लेते हैं, 1 घंटे में 100 प्रश्न कर लेते हैं, वो टाइम मैनेज करना शुरू करें, सोच समझकर व्यवस्थित रूप से पूरा टाइम यूज करके 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना चालू करें। ये गलत नहीं है कि 2.5 घंटे में आप काम कर रहे हैं, ये भी गलत है, और वो भी गलत है कि आप आधे घंटे में पेपर कर रहे हैं। आधे घंटे में पेपर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक करोगे भाई, 1% मिस्टेक नहीं चलेगी इस एग्जाम में, बहुत खतरनाक कंपटीशन है। चलिए अब चौथे पॉइंट पे आते हैं, गोले भरने की प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे बच्चों का ये जो गोला है वो यहां चले जाता है, वो यहां बाहर भरते हैं इसे। तो ये जो बाहर भरने की जो व्यवस्था है, ये हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, 15 दिन नहीं तो 5 कर लो, 5 नहीं तो 4 कर लो, 3 कर लो, 2-5 दिन कर लो, जितना आपको लगे उतना कर लो, जितने आपकी सुविधा है। अगर आप चाहते हैं तो 15 दिन करिए, 15 से ज्यादा की जरूरत नहीं है, ये सारा सिस्टम 15 से ज्यादा फॉलो नहीं करना है। लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं वो 5-7 दिन 8 दिन कर लें, जो ज्यादा स्ट्रांग बच्चे हैं उनको पता है मेरा काला गोला सही भर आता है, वो 4 दिन 2 दिन 1 दिन कर ले, लेकिन करें जरूर, 2 दिन करके जाएं, लेकिन करके जाएंगे। अगला, हमें एक बीमारी लग जाती है पढ़ाई करने के समय, क्वेश्चन को बहुत स्पीड में पढ़ने की और उसे समझने की, क्योंकि हमारा स्पीड से चलने लग जाता है ना, उस चक्कर में हम ये शब्द नहीं पढ़ते हैं। नहीं को नहीं पढ़ने की जो समस्या है वो एक बहुत गंभीर समस्या है। हर एक साल 10 में से 2 या 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल एक सेंटेंस में से एक नहीं शब्द को नहीं पढ़ पाते हैं, और इस नहीं को नहीं पढ़ने की वजह से उनके 2 प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो आपको जो टेस्ट पेपर लगाना है उसमें इस नहीं पर स्पेशल फोकस करना है। कोशिश करो कि जहां जहां नहीं वाले प्रश्न उन पर गोल गोल डब्बा लगा दो, आपका दिमाग स्पेशली उन्हें नोट करना शुरू कर दे। जैसे ही नहीं दिखे आपकी स्पेशली आंखें फड़फड़ाने लग जाए, जैसे किसी सुंदर लड़की को देखकर हमें थोड़ा सा मन में अच्छे विचार, मुस्कुराहट आ जाती है, वैसे आपको पेपर में नहीं देख करके अच्छी सी मुस्कुराहट आनी चाहिए कि मैंने इसको पकड़ लिया है, मैंने इसको कब्जे में कर लिया, अब ये गलत नहीं होगा। वो भाव अंदर आना चाहिए, वो भाव लाओ। अगला, हम पेपर देने के टाइम पे बहुत सारा स्ट्रेस जो है वो पाल लेते हैं। स्टार्टिंग के 4 प्रश्न नहीं बन रहे, अब हड़बड़ा गए, बाकी के सारा बिगाड़ लिया। स्टार्टिंग के 1 प्रश्न नहीं बना या शुरू के 5 बने, उसके बाद के 5 नहीं बने, सारी हड़बड़ में निपटा ली कहानी। ये सब चीजें आपको स्ट्रेस में ले जाती हैं। इन सबको मैनेज हमें टेस्ट के माध्यम से करना है। टेस्ट के मूल उद्देश्य ये हैं, और भी हैं, मैं खूब सारे बता सकता हूं, लेकिन अभी नहीं। वो एग्जाम के 5 दिन पहले आपको तैयार करूंगा जब मैं कि पेपर में क्या गलती करते हैं, क्या नहीं करना है, आपको क्या नहीं करना है, उस टाइम पे देख लेंगे, लेकिन अभी इतना ही कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना है। आगे बढ़ते हैं कि ये जो टाइम टेबल है क्या ऐसा ही रखना है, एमपीपीएससी के लिए यही जरूरी है? नहीं भैया, मैं कोई ब्रह्मदेव की औलाद नहीं हूं, हम सब ब्रह्मदेव की औलादे हैं, वैसे तो संतानें हैं, लेकिन मैं कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं हूं। मैं फिर बता दूं कि जो शेड्यूल मैंने बता दिया हूबहू वैसा पालन करने की जरूरत नहीं है। मैं एक आपको मानक स्थिति आपके सामने रख रहा हूं, आपकी जैसी परिस्थिति है उसमें आधा घंटा 1 घंटा इधर उधर तोड़ मरोड़ कर लीजिए। आप कमजोर स्टूडेंट है तो 8 घंटे की बजाय 12 पढ़िए। 1 दिन में नहीं हो रहा है 1.5 दिन में करिए, जैसा आपको मैनेज करना है, लेकिन तरीका इसी तरीके का रखना है। आपका फ्रेमवर्क इसी फॉर्मेट पर हो, जो 7-8 घंटे पढ़ सकते हैं वो 7-8 घंटे पढ़ें, जो 4-5 घंटे पढ़ सकते हैं वो 4-5 घंटे पढ़े, जो 9 घंटे पढ़ सकते हैं 10 घंटे पढ़ सकते हैं उतना पढ़े। 10 घंटे से ज्यादा तो वैसे पढ़ाई होती नहीं है, हम अपने आप को दिखावा कर सकते हैं कि मैं 14 घंटे लाइब्रेरी में था। लाइब्रेरी में क्या किया होगा हमें पता है, लेकिन ठीक है, इतना पढ़ करके भी पीएससी पास हो जा ही सकती है। 4 से 5 भी अगर शिद्दत से दे दिए, बहुत शिद्दत से डूब कर, पता ही नहीं चल रहा है। एक उदाहरण मुझे याद है
कि एक रचनाकार थे, तबला बजाया करते थे, मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, आपको पढ़ाने के लिए ही पढ़ रहा था। डिटेल में जब मैंने उनकी जीवनी पढ़ी तो उनके जीवनी में ये वाक्य लिखा हुआ था कि उनकी जो ये उंगलियां हैं सारी जली हुई थी। उससे एक पत्रकार ने क्वेश्चन पूछा कि ये क्या है कि किस आपकी सारी जो उंगलियां हैं वो जल गई हैं। तो उन्होंने बताया कि मुझे सिगार पीने का शौक है और जब मैं कोई गाना लिखता हूं तो मैं इतना डूब जाता हूं कि सिगार जल रही है, इधर हाथ में वो पकड़ी हुई है और मैं अपना गाना सोच रहा हूं, मुझे पता ही नहीं चलता और वो सिगरेट हाथ जला देती है। और रोजाना ऐसा होता है, इस तरीके से हाथ की सारी उंगलियां जल गई है। इतनी शिद्दत अगर है तो 4-5 घंटे में भी काम हो जाएगा, और अगर इतनी शिद्दत नहीं है तो टाइम अपने आप 6 से 7, 7 से 8, 9 से 10 इस तरीके से बढ़ जाएगा। शिद्दत की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमें ये प्लान करना है कि एग्जाम प्लान जो होता है हर बार की तरह ही रखना है, उसमें क्या चेंजेस रखने हैं बहुत ध्यान से सुनना है इस बात को। इस बार का एग्जाम पैटर्न जो है वो सबसे नया है। एग्जाम पैटर्न जो है वो नया है, एकदम न्यू है। और आज तक के इतिहास में ये हमेशा से नियम रहा है कि जब भी नई एग्जाम होती है, पहली बार किसी पेपर की एग्जाम होती है, तो सबसे सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहुत स्पेशल बात, देखो मैंने आपको डूब डूब कर पढ़ाया है, मैंने बहुत घोट घोट कर गंभीरता से पढ़ाया है। ऐसा ना हो कि उस गंभीरता के चक्कर में सरल प्रश्न गलत करके आ जाओ। इसलिए ये पॉइंट नोट कर लो कि भाई सरल प्रश्न भी हमें याद करने हैं, सरल प्रश्न भी याद होने चाहिए। इसलिए जब आप रिवीजन करें तो सारी चीजें पढ़ें। एक बार जो पहला रिवीजन है उसमें सब कुछ को थ्रू आउट करें, सब कुछ पढ़ें, कुछ ऐसा ना छोड़ें जो आपको तकलीफ दे सकता है। सरल चीजें भी पढ़ें, सरल ही ज्यादा गलत होता है। कठिन तो हम लेकर के जाते हैं ना कि ये गलत नहीं करना है, तो वो गलत नहीं होता है, सरल ही ज्यादा गलत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे अब हम पढ़ाई कैसे करें भाई। सरल तो आपने इतनी सारी दुनिया भर की बातें बता दी, पढ़ाई कैसे करें ये बताओ। आज जो सबसे पहला काम आप लोगों को करना है, आपकी जो स्टडी टेबल है, आपकी जो भी स्टडी टेबल है, उस स्टडी टेबल पर लाइट की पूरी अच्छे से व्यवस्था होगी। नहीं हो, मैं अपनी औपचारिकता पूरी कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य आपको सब चीजें बताना है। तो लाइट पूरी तरह से आ रही हो, नहीं आ रही हो तो कर लें, आज ही प्रबंध कर लें। पानी खूब सारा उस टेबल पर अवेलेबल हो, एक नहीं हो तो 2 बॉटल, 2 नहीं तो 3 बॉटल आपके पास प्रॉपर पानी और लाइट हो। उसके बाद टेबल पर जो भंडार भरा होगा किताबों का, 25-30 किताबें आपकी टेबल पर रखी होगी। आज सबके पास उपलब्ध होगी एक झोला, एक थैली, एक खाद की थैली, जो गांव में रहते होंगे, जो जूट का थैला जो उपलब्ध है, सारी किताबें भर दो। केवल 2 किताबें और 2 नोट्स या 3 नोट्स आपको अपने पास रख लेने हैं। बाकी की सारी किताबें पैक करके उस टेबल के नीचे या कहीं अलमारी में उनको रख दो। जरूरत पड़ेगी तो थोड़ी देर के लिए निकालेंगे, लेकिन अभी उठा करके रख दो उनको। सबसे पहला काम ये करो। रिवीजन कैसे करना है आगे बता रहा हूं, लेकिन सबसे पहली काम जो आपको करनी है वो 2 किताबें आपको चुननी है। वो 2 किताबें मैं बता रहा हूं, 2 नोट्स भी मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन अभी मूल रूप से ध्यान दे। वो 2 किताबें कौन सी रखनी है जो हमारी टेबल पर अब प्रेजेंट रहेगी। सबसे पहले ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान, ये किताब आपकी टेबल पर अब होनी ही चाहिए। अगर अभी तक नहीं पढ़ रहे थे तो गलत किया है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए था। नहीं भी पढ़ा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं हूं आपके साथ, मैं इसको खत्म करवा दूंगा। मैंने अपने एक स्टूडेंट को 1 दिन में पूरा ल्यूसेंट पढ़ाया था, याद करवाया था। क्षमताएं खूब है, आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, हम करवाएंगे आपको, आप टेंशन मत लीजिए। दूसरा, ये जो मध्य प्रदेश की कोई सी भी किताब, आज तक आप जो किताब मध्य प्रदेश की पढ़ते आ रहे हैं, जो भी किताब, कोई जो किताब, मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये फिर वो ऐसा हो जाएगा कि मैंने नाम बता दिया तो आप जो पढ़ रहे थे वो पढ़ना पढ़ते हो, वो किताब खरीद कर ले आएंगे जो मैं बोल दिया हूं। तो मध्य प्रदेश की कोई सी भी किताब आपकी टेबल पर हो, और ल्यूसेंट नाम की जो सामान्य ज्ञान की किताब है वो आपकी टेबल पर हो। हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये दोनों किताबें आपकी टेबल पर हो। बाकी सारी किताबें आप, मुझे पता है कि आप राज व्यवस्था है, लोक व्यवस्था है, लोक प्रशासन जो है वो आप लक्ष्मीकांत से पढ़ते थे, उसको रख दो, अब नहीं पढ़नी है। लक्ष्मीकांत का नोट्स बनाया हुआ अलग बात है, वो हमारी टेबल पर रख लेंगे हम बाद में, अभी नहीं। आप, मुझे पता है महेश बंडवाल से भूगोल पढ़ रहे होंगे, उसको रख दो, अब मत करो। इतिहास आप
किसी भी किताब से पढ़ रहे हो रखो उसको, इकोनॉमिक्स लाल एंड लाल से, रमेश सिंह से, जिससे भी पढ़ रहे हैं इन सब किताबों को हटा दो, अब नहीं पढ़ना है। यूनिट 6, यूनिट 10 और यूनिट 1, ये 3 है ऐसी यूनिट रही जो एकदम ब्रांड न्यू है। 10वीं यूनिट की कोई किताब अवेलेबल नहीं थी अभी से कुछ समय पहले तक, अब ठीक है धीरे धीरे मार्केट में किताबें आने लगी हैं, लेकिन फिर भी ये जो यूनिट्स हैं ये यूनिक है अपने आप में। ये ऐसी यूनिट है जो सच में किसी किताब से कवर नहीं हो सकती थी। अब अच्छी अच्छी किताबें आ गई है मार्केट में, लेकिन अब वो तब आई है जब आपने पूरी नहीं पढ़ी होगी। तो मैंने इसलिए ये 3 चीजें आपको पढ़ा रखी हैं कि मैं चाहता था कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और आज ही के लिए ये पढ़ा रखा था कि 10वीं यूनिट का जो 6ठी यूनिट का जो नोट्स दिया है, 10वीं यूनिट का जो नोट्स हमने दिया है, और पहली यूनिट का वो कंटेंट जो कि एकदम ब्रांड न्यू है, ये तीनों चीजें आपको नोट्स के फॉर्म में आपकी टेबल पर पहुंचाना है। और ये जो इतना भंडार भर के किताबें हैं, इन सबको एक थैली में भरकर, बोरे में भरकर रख देनी है। इनसे अगर चलाना शुरू किया तो रिवीजन बिल्कुल नहीं हो पाएगा, और जो बच्चा 5 बार रिवीजन नहीं कर पाया, 5 टाइम रिवीजन नहीं कर पाया, उस बच्चे की जिम्मेदारी फिर मेरी नहीं होगी। मैं आप सब लोगों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 5 बार अच्छे से रिवीजन कर लिया, टेस्ट पेपर या एमसीक्यू की जो बात हमने करनी है वो अगर आपने रेगुलर कर ली, बहुत बेहतरीन काम होगा, आपको कोई नहीं रोक पाएगा सफल होने से। मैं ऐसी बातें नहीं करता कि इस बार 85 पार, इस बार 90 पार, इस बार 100 में से 100, वो नहीं करना है। हमें पास होना है, और पास होने के लिए हमें सबसे आगे वाली लाइन में खड़ा होना होगा। आगे वाली लाइन में खड़े होने का एकमात्र तरीका है सबसे ज्यादा ताकत लगा दो, सबसे पहले उठ करके खड़े हो जाओ तैयारी में, आप सबसे आगे रहेंगे। 85, 100 की बातें मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कट ऑफ 70 जाए, पेपर बहुत विचित्र आ जाए, हो सकता है 75 जाए, क्या करेंगे 85 लाख कर, या क्या बातें हैं ये 85 लाने वाली, इन पर फोकस मत कीजिए। फोकस करना है हमें पूरी 10 यूनिट को 5 बार रिवाइज कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यूज का क्या रोल है। उस टाइम पे छोड़ा था मैंने, टेस्ट के टाइम पे टेस्ट में क्या करना है ये समझा दिया। जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज खूब लगा रखी है वो अब टेस्ट सीरीज कम कर लो भाई, एक लगा लो, 2 दिन में एक लगा लो, 3 दिन में एक लगा लो, ये जो 10-15 दिन का शेड्यूल है इसको लगा लो और बाकी छोड़ दो, फिर ऐसा कुछ कर लो। एमसीक्यूज नहीं छोड़ने हैं। आप कोशिश करें कि मार्केट में बहुत सुविधाजनक रूप से उपलब्ध है, अच्छी अच्छी किताबें उपलब्ध हैं, ऐसी किताबों से एमसीक्यू मत लगाइए जो यूपीएससी के सिलेबस या उनके एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड हैं, यूपीपीसीएस के एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड हैं। एमपीपीएससी 1 लाइनर क्वेश्चन पूछता है और 4 सरल ऑप्शन दे देता है। अन्य एग्जाम या यूपीपीसीएस या यूपीएससी का पैटर्न इस तरीके का कि वो बड़ा सा प्रश्न पूछता है, फिर 4 ऑप्शन और फिर ए बी 1 2 3 2 3 1 2 1 ऐसे वाले तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन पे नहीं जाना है, इनको मत लगाओ। एमसीक्यू कैसे लगाने हैं, तो जब मैंने स्टार्टिंग में आपको ये जो बताया था कि हमारा जो शेड्यूल है, हमारा जो सिस्टम रहेगा, उस सिस्टम में हम क्या करने वाले हैं कि अपना जो प्रॉपर टाइम है उसे 2 भागों में बांटेंगे। ये जो 5 घंटे वो आपको रिवीजन को देने हैं, 3 घंटे आपको एमसीक्यूज को देने हैं, इसे अब समझ लो। आप कोशिश करें कि हर एक यूनिट के 500 क्वेश्चन का एक छोटा सा 10-5 पेज का पुलिंदा हमारे पास हो। नहीं हो तो हमने किसी यूट्यूब चैनल पर, किसी कंटेंट प्लेस पर, जहां से भी वो पड़ा हुआ है, आपने पहले क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, वहां जब जैसे मैंने आपको 10वीं यूनिट के 10 टेस्ट पेपर लगवा दिए, उन 10 टेस्ट पेपर में हो सकता है कि आपको 20 प्रश्न नहीं बने हो, 50, 100, 200 प्रश्न नहीं बने हो, उनको आपने 1 लाइनर फैक्ट के रूप में कहीं ना कहीं लिखा होगा। तो अब 2x 3x की स्पीड पर जल्दी जल्दी में उन क्वेश्चंस को फिर से एक बार लगा लें, और उनमें से जो क्वेश्चन आपको पिछली बार गलत हुए थे वो इस बार गलत ना हो, ऐसा प्रयास करें। लगभग हर यूनिट के 500 क्वेश्चन आप एमसीक्यूज लगा लें, ताकि आपकी जो तैयारी का पैटर्न है वो पूरी तरह हो जाए। मैं कोशिश करूंगा कि अगले 15 दिन में, कल से तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 2-4 दिन में एक एक दिन रोजाना आपको 500 क्वेश्चन के एक एक बड़े से लेक्चर 2 घंटा 1.5 घंटा जितने कम समय में मैं आपको दे पाऊं, कम समय,
बहुत कम समय में मैं 500 आपको देने की कोशिश करूंगा। 500 क्वेश्चन मैं हर यूनिट के आपको लगवा दूं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो फुल प्रूफ फॉर्म में हो जाए। और मैं ऐसे ही प्रश्न अपने साथ रखूंगा कि उन 500 में से 10 आपके पेपर में छप जाए। तो ये मेरा प्रयास रहेगा, लेकिन ये इंप्लीमेंट आगे से होगा। आप अपनी तैयारी अपने अनुसार रखें। देखो, अगर आपने पहले से ही किसी टेस्ट सीरीज को लगा करके सारे 500 लगा रखे, तो फिर मेरे चक्कर में मत पड़ो। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरा इंतजार करके या किसी और यूट्यूबर या किसी और चैनल के विषय में बैठ करके कहिए। आज से सिस्टमेटिक व्यवस्था अपने अनुसार बना लें। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कम व्यू आए ज्यादा व्यू आए, आपकी तैयारी अच्छी हो। स्टूडेंट तो मेरे ही हो, पास तो मुझे ही, क्रेडिट तो मैं ही लूंगा ना कि मैंने आपको सही सलाह दी। मुझे बस इतनी सी चीज चाहिए कि मैं जो सलाह दे रहा हूं मेरे बच्चे को काम में आए, उसका सिलेक्शन हो जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता पास मेरे व्यू कितने रहे, टाइम ड्यूरेशन क्या, फाड़ में जाइए सब चीजें। केवल और केवल केवल और केवल केवल और केवल आपका सिलेक्शन जरूरी है। केवल केवल यही जरूरी है, बाकी सब चीजें बाद में देखेंगे। बाकी सब चीजें होती रहेंगी, नहीं भी होंगी तो चलेंगी। आगे बढ़ जाते हैं। हमने बात कर ली बहुत सारी, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, सारा तामझाम सेट हो गया होगा। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में अभी जो बात मूल है वो घबराहट है। भाई सबसे पहला तो कि घबराहट है क्यों है घबराहट, क्यों घबराना है। 30 दिन बहुत होते हैं, 30 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। 30 दिन में मतलब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। जो पहले से मेरी रेंज के जो लोग होंगे जो उस एग्जाम में बैठते हैं या नहीं भी बैठते हैं, तो जो अच्छे लोग हैं वो लास्ट के 15 दिन पढ़कर भी एग्जाम निकाल लेते हैं। लास्ट के 15 दिन पढ़ते हैं और उनका एग्जाम निकलता है, सॉलिड निकलता है, कोई नहीं रोक पाता है। क्यों? क्योंकि उनके बेसिक फंडे क्लियर होते हैं और उनको सिस्टमेटिक पता है कि पढ़ना क्या है और क्या छोड़ देना है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ये जिसे पता है वो सीधे उस पर पहुंचता है, सीधे लक्ष्य को प्राप्त करता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि इतिहास का जो लूसेंट की किताब होगी, मैं आपको ये याद कराने वाला हूं। अब आप आगे हम क्रम से इसको पूरा याद करेंगे। मैं कराऊंगा आपको याद, नहीं छोड़ूंगा आपका साथ बीच में। पास कराने की जिम्मेदारी लिए पास करा कर रहूंगा। ये जो घबराहट है ये क्यों हो रही है? क्योंकि हम बहुत सोच रहे हैं। घबराहट का कारण है खूब सारा सोच लेना। तो जितना टाइम आप इस सोचने कहानी बनाने, दिमाग को परेशान करने में लगा रहे हैं, उतना टाइम आप दे दीजिए करने में, इंप्लीमेंट करने में। लूसेंट की किताब में से सारी टेबल याद कर दो, स्ट्रेस बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। लूसेंट की किताब में जो रेड टेबल्स बनी हुई हैं पट्टे के फॉर्म में, रावी नदी के किनारे कौन सी नदी के किनारे है, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, किसने उसकी खोज की, ऐसी जो टेबल्स बनी हुई है ना, वो पूरी याद हो, दिमाग में छपी पड़ी रहे, स्ट्रेस हो ही नहीं सकता। ऐसा ही एमपी की जो किताब है उसमें जो टेबल कंटेंट है, जो टेबल कंटेंट से अर्थ समझ रहे हैं, जैसे एक टेबल कंटेंट में शहरों के किनारे कौन कौन सी नदियां या कौन कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बहता है, इसकी एक टेबल होगी, हर किताब में होती है। जो किताब आप पढ़ रहे हैं तो उसको याद कर लें, तो जो टेबल कंटेंट है वो पूरा याद हो। जिसको भी टेबल कंटेंट याद होगा वो पूरा अच्छे से पढ़ पाएगा। तो रोजाना 1 से 1.5 घंटा हमें जो आपका रह गया है उसके लिए देना है। ये उस टाइम के अलावा निकालना होगा। मैंने शुरुआत में बोला कि 8 घंटे अगर पढ़ाई करनी है तो उसको 2 पार्ट 5 और 3 में बांटे। इसके अलावा हमें 1.5 घंटा 1.5 आवर और देना है याद करने के लिए, अपने आप को और उम्दा आगे बढ़ाने के लिए। ये टाइम लूसेंट और एमपी की किताब पर आप खर्च करेंगे। 2-4 घंटे अगर लूसेंट की किताब पढ़ो तो उब जाते हैं, तो इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। उस 5 घंटे में से तो थोड़ा सा टाइम इधर दें, 1-1.5 घंटा और एक्स्ट्रा निकालें, इसको दें। आगे एक स्टोरी समझनी है और ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले सुना चुका हूं, नहीं है, लेकिन फिर भी सुनो, फिर भी एक बार और सुनो कि ये क्यों हम सुना रहे हैं आपको, और यहां मैंने शेर क्यों चिपका रखा है, और ये शेर जो है इसके पीछे राज क्या है। सबसे पहला आप सब लोगों से एक प्रश्न कि शेर को शेर क्यों कहा जाता है, या शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो ताकत के मामले में ये हाथी से कमजोर है, जो एक सींग का गेंडा होता है उससे भी कमजोर है, और बहुत सारे 4-5 जानवर जिनसे कमजोर है।
अगर चालाकी के मामले में देखा जाए तो भेड़िया, लोमड़ी इससे ज्यादा होशियार समझदार होते हैं। और बाकी के मामलों में भी अगर देखा जाए तो चीता इससे ज्यादा स्पीड से दौड़ लेता है। बहुत सारी क्वालिटीज बाकी सब जानवरों में है, लेकिन फिर भी शेर को शेर क्यों कहा जाता है? शेर में और अन्य जानवरों में डिफरेंस क्या है? शेर और अन्य जानवरों में क्या डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है वो समझो, वही स्टोरी का आधार है, वही आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। अन्य जो जानवर होते हैं, जैसे हम बिल्ली का उदाहरण ले लें, जैसे हम चमका किसी भी जानवर का उदाहरण ले लें, ये जो अन्य जानवर होते हैं, इस अन्य जानवरों में सांप से लेकर किसी भी जानवर का उदाहरण ले लो जो कि मांसाहारी, जो शिकार करते हैं, शेर भी शिकार करता है, तो शिकार करने वाले किसी भी जानवर को आप ले लो। हम बिल्ली ले लेते हैं, आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। और बिल्ली में और शेर में क्या अंतर है उसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्ली क्या करती है जब शिकार करने जाती है? जो बाकी के जानवर हैं वो शिकार करने जाते हैं तो क्या करते हैं? चुपके 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 उस शिकार तक पहुंचते हैं। सांप भी यही करता है, भेड़िया भी यही करता है, चीता भी यही करता है। चुपके 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 उस शिकार तक चले जाते हैं, छुप करके कैसे भी, और एकदम से झपट्टा मार करके उस शिकार को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और शेर या अन्य जानवरों के शिकार कर लेने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो प्रायिकता होती है, वो प्रायिकता लगभग 60%, 50%, कभी कभी वो 40% इस प्रकार की होती है। अर्थात 50% टाइम पर ऐसा होता है कि वो शिकार कर लेते हैं, 50% टाइम पर शिकार भाग जाता है। लेकिन ये जो शेर है ये तो पागल है, ये कैसे शिकार करता है ये समझते हैं। जब भी शेर को शिकार करना होता है तो उस क्षेत्र में जहां इसे शिकार करना है, ये वहां चुपके से नहीं जाता है। ये वहां जाने के बाद दूर खड़ा होकर के खूब जोर से दहाड़ता है। शेर की दहाड़ इसीलिए सुनाई देती है, और दहाड़ करके अपने शिकार को बताता है कि मैं आ गया हूं, तू भाग सकता है तो भाग जा, मैं आ गया हूं, नहीं तो मरेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो शेर मूर्ख हुआ, बाकी सब जानवर अकलमंद हुए। लेकिन फिर भी शेर के शिकार करने की जो प्रायिकता है वो 99% है। कितनी है? 99%। ऐसा 1% चांस है कि जिसे शेर ने शिकार किया है वो बच करके निकल जाए। नो चांस कि शेर जिसे शिकार चुन ले उसे मरना ही पड़ेगा। तो ऐसा क्या है इन दोनों के बीच में, बाकी सब जानवरों के बीच में, और शेर को इसीलिए शेर का राजा कहते हैं कि 99% उसकी एक्यूरेसी है शिकार करने में। क्यों है समझते हैं। शेर की मूंछ पर बड़े बड़े से बाल होते हैं। ये जो आपको बाल दिखाई दे रहे हैं यहां बड़े बड़े से बाल होते हैं। असली में ये बाल नहीं है, ये सेंसर्स हैं। ये क्या है? ये सेंसर्स हैं। और ये सेंसर्स उसे कुछ सूंघने में मदद करते हैं। जानवरों का जो मूत्र निकल जाता है उसे ये आराम से सूंघ लेता है, उससे उसकी दिशा पहचान लेता है। इसको बहुत ज्ञान है, बहुत ताकतवर है, लेकिन फिर भी शिकार करने का तरीका है रॉयल। जोर से चिल्ला करके बताएगा कि मैं आ गया हूं, भागना है तो भाग जाओ। क्यों ऐसा कर रहा है? अकलमंदी। क्या है? उस झुंड में हिरणों के, जिसमें 100 हिरण नदी में पानी पी रहे हैं, ये दहाड़ करके बताता है कि मैं आ गया हूं, भाग जाओ। क्यों कर रहा है? क्योंकि जब ये दहाड़ेगा तो उन 100 में से जो सबसे कमजोर हिरण होगा, जो सबसे गरीब बेकार हिरण होगा, जिससे दौड़ने की नहीं बन रही, उसका सूसू निकल जाएगा, उसका पेशाब निकल जाएगा, उसका मूत्र विसर्जन हो जाएगा। और इसकी मूंछ पर लगे हुए ये बाल जो हैं, ये उसी पेशाब को, उसी मूत्र को, उसी टॉयलेट को सूंघ लेंगे, जिससे ये पता कर लेगा कि सबसे कमजोर हिरण कौन सा है। और फिर शेर दौड़ लगाता है और फिर झपट करके उस शिकार को करता है। क्योंकि इसने सबसे कमजोर को पकड़ा, सबसे कमजोर का शिकार किया, इसलिए इसकी जो प्रायिकता है वो 99% हो गई। बाकी जानवरों ने ये कॉन्सेप्ट नहीं अपनाया, उनने तो जो सामने बैठा है उसका शिकार करने की कोशिश की। आधे टाइम बकरी भी भेड़िए से निपट लेती है, मारती है उसको, पकड़ के सींग भरती है उसमें। हिरण भी बड़े बड़े जानवरों को मार करके धोखा देकर भाग जाती है। रीजन बिहाइंड कि इन्होंने कमजोर को नहीं चुना। अब आपको ये स्टोरी क्यों सुना दी मैंने? क्योंकि ये एग्जाम हमारे लिए जीवन मरण के
प्रश्न से कम नहीं है। इस सिलेबस में जो 10 यूनिट हैं उनमें सबसे पहले क्या पढ़ना है ये बताना चाह रहा हूं। जो सबसे सरल यूनिट है, जो सबसे इजी पड़ती है, जो सबसे कम ताकत लगाने वाली यूनिट है, उसको सबसे पहले दिन पढ़िए। देखो 10 दिन में 10 यूनिट कवर करनी है। उस पहली यूनिट को उठा लिया जिसमें माथा ही काम नहीं करता है, जिसमें दिमाग ही काम नहीं करता है, तो क्या होगा, एक दिन में पूरी नहीं होगी और कॉन्फिडेंस लो, अगले दिन से टाइम टेबल बिगड़ा, बोलोगे दिनेश सर ने फालतू पागल बनाया था आधे 1 घंटे की वीडियो में, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर सबसे कमजोर यूनिट को सबसे पहले रखा, एक दिन से भी कम में निपट जाएगी। नंबर तो उतने ही दिलानी है, पेट तो उतना ही भरना है, 10 नंबर तो आने ही है। वो टाइम भी कम लेगी, जो याद है उसी को पहले नंबर पे रखो, निपटाकर खुद को कॉन्फिडेंस दिलाओ कि एक दिन में 1 यूनिट खत्म कर दी, दूसरे दिन भी 1 खत्म करी, उससे जो और कठिन, थोड़ी सी कठिन हो उसे दूसरे नंबर पे रखो। 3 दिन तक अगर लगातार शेड्यूल फॉलो कर लिया तो किसी के बाप में दम नहीं है कि आपका चौथे दिन का कितना भी कठिन टेस्ट, कठिन यूनिट हो, पूरा होगा। और नहीं होगा तो रात को सोएंगे नहीं, इससे ज्यादा क्या होगा। मैं भी अभी आपको रात को 2:30 बजे वीडियो बना करके दे रहा हूं, नहीं सो रहे हैं क्योंकि कुछ मची अंदर है, कुछ आग लगी अंदर है, उसे तो बुझानी है। तो ठीक है, उसे बुझाइए और वो 10 यूनिट 10 दिन में कवर करके बताइए। टाइम शेड्यूल में कुछ भी गड़बड़ हो पर्सनली मोबाइल पर मैसेज कर लेना, मैं आपको गाइड करूंगा, बिल्कुल सीधे जैसे गाइड करना है वैसे करूंगा। जो प्रश्न है वो पूछिए, आपके हर प्रश्न का जवाब देने को मैं तैयार हूं। व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे तो भी बताऊंगा, कमेंट करके पूछ लेना, जैसे आपको पूछना है वैसे पूछो, मैं हूं आपके लिए। अगली स्टोरी पे चलते हैं। एक और स्टोरी आपको सुनाने के लिए मैंने रख रखी है और ये स्टोरी यूनिक है, अभी तक नहीं सुनाई थी। एक इंस्टीट्यूट, बड़े इंस्टीट्यूट पर मैं पहले पढ़ाया करता था, अभी कुछ दिन पहले ही छोड़ा है, वहां ये मैं बच्चों को जरूर सुनाया करता था। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। आप अपने आप में इमेजिन करिएगा इस स्टोरी को, और इमेजिन जैसे ही आप करेंगे आपको सब समझ में आने लगेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और एक शहर में रहते हैं। आपका जो बिजनेस है बहुत फराटेदार स्पीड से दौड़ रहा है, बहुत पैसे कमा रहे हैं, सब सुकून से चल रहा है, लेकिन बिजनेस संभालते आप ही हैं, सब मैनेजमेंट का काम आपका है, नई डील्स आपको करनी है। वो सोचिए कि अगले दिन आपको किसी दूसरे शहर में जाना है जहां आपकी एक मीटिंग होने वाली है, और आपको ये दिमाग में है कि अगर ये मीटिंग आपकी सफल हो गई, ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो अगले 2-4 साल तक कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत मतलब मजा आ जाएगा। अगले दिन आपको पता है कि वो शहर आपके शहर से 300 किलोमीटर दूर है, बीच में जंगल का रास्ता है, नदी भी है, सब कुछ है। आप टाइम से पहले निकल लेते हैं, वहां आपको 12 बजे दोपहर में पहुंचना था, 3 घंटे का रास्ता था, लेकिन आप सुबह 6 बजे तैयार होकर के सूट बूट पहने, अच्छे से गाड़ी को तैयार किया, एक 4 व्हीलर उठाई चमचमाती हुई, एक सूट बूट पहनकर एक यंग इंसान जेंटलमैन के रूप में गाड़ी में बैठकर चलते रहा। सोच रहा था कि क्या वहां पूछा जाएगा और कैसे पूछा जाएगा। थोड़ा सा नर्वस था, जैसे आप स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए नर्वस होते हैं, उसी तरीके की इसकी एग्जाम थी। यही जेंटलमैन है जो एग्जाम देने जा रहा है, इसका भी एक प्रकार से एग्जाम ही है, सरल करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये बहुत खुश है, बहुत बेहतरीन सब चल रहा है, लेकिन बीच में एक जंगल का रास्ता आता है। जंगल का रास्ता, इसको पता था कि जंगल का रास्ता है और वहां सुनसान अवस्थाएं होती हैं, वहां बहुत ज्यादा तामझाम नहीं मिलेगा। बीच में एक ऐसा रास्ता है जहां एक बड़ा सा पुल है, नदी पर बना हुआ, और ये 1 किलोमीटर लंबा पुल है, जहां एक गाड़ी इधर से चली गई तो फिर दूसरी उधर से नहीं आ सकती, एक ही गाड़ी जा सकती है। बीच में क्योंकि बहुत स्ट्रेस में है ना, तो बुरे ख्याल भी आते हैं, और बुरे ख्याल ज्यादा आते हैं, सड़े ख्याल ज्यादा आते हैं। इसके मन में ख्याल आता है कि कहीं गाड़ी खराब हो गई तो क्या करूंगा। और जैसे ये ख्याल आया, उस पुल के दौरान या पुल पर से जब गाड़ी निकल रही थी, तो इस आदमी की गाड़ी का एक टायर पंचर हो जाता है। कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं थी, इसने गाड़ी उस पुल पर ही लगी रहने दी, स्टेपनी निकाली, अपने टायर को खोला, चारों स्क्रू जो नदी का ये वाला हिस्सा होता है वहां रख दिए चारों संभाल करके। और क्योंकि थोड़ा टेंशन में, अब बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी है ना, टाइम पे पहुंच पाऊंगा कि नहीं, बहुत विचार आने लगे खूब भर भर के
कैसे करूंगा, कैसे पहुंचूंगा, क्या होगा, इन सब के चक्कर में अपना आपा, अपना वास्तविक स्वरूप खो बैठता है। और इसी हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में, ये 4 स्क्रू जो उसने स्टेपनी को लगाने के लिए खोले थे वो नदी में गिर जाते हैं। अब इसका सारा कॉन्फिडेंस शून्य हो जाता है, पूरी तरीके से घबरा करके, मुरझा करके बैठ जाता है गाड़ी के साइड में टिका हुआ। कोई विचार नहीं आ रहा है, केवल और केवल बुरे विचार आ रहे हैं कि टाइम पे नहीं पहुंचा तो ये डील छूट जाएगी, पैसे का नुकसान, ये नुकसान, वो नुकसान, फलाना ढिमाका, ये वो सब कुछ हो गया, सब आने लगता है विचार मन में। लेकिन अब करूं क्या, ये नहीं आता मन में। पास से ही एक बकरी वाला जो है वो जा रहा होता है। वो दूर से इससे चिल्ला करके पूछता है कि भैया क्या हो गया, कोई समस्या है, मैं आपकी कोई मदद करूं। इसका दिमाग तो भयंकर खराब है पहले से। चिल्ला करके बोलता है तू फालतू की बातें मत कर, भाग जा यहां से। वो गरीब बेचारा बकरी वाला फिर भी इग्नोर करते हुए थोड़ा पास आता है, फिर पूछता है क्या हो गया भैया, क्या परेशानी है, मैं मदद करूं आपकी। इसको कोई सुझाव नहीं सूझ रहा है कि क्या करूं, क्योंकि टायर के चारों बोल्ट जो हैं, वो नट जो है नीचे जमीन में, नदी में गिर गए हैं। अब क्या किया जा सकता है। वो पूछता है, फिर भी ये जवाब नहीं देता है। लेकिन अंततः तीसरी बार जब बकरी वाला पूछता है कि भैया क्या हो गया, बताइए तो सही, ये पानी पी लीजिए, घबरा करके बोलता है कि 4 नट खोले थे, पंचर हो गया था, स्टेपनी है लेकिन 4 नट नहीं है तो कसूं कैसे। वो क्विक आंसर करता है कि भैया बाकी के जो 3 टायर्स हैं उनमें से एक एक नट खोल लीजिए, चौथे टायर में भी 3 नट लगा लीजिए, आगे 1-1.5 किलोमीटर पर एक टायर पंचर की दुकान है, वहां 4 नट खरीद करके फिर से लगा लीजिएगा। और कहानी खत्म हो जाती है। ये क्या किया सर, 15 मिनट से 10 मिनट से कहानी सुना रहे हो और ये पागल बनाने का काम कर रहे हो। नहीं, यही मूल बात है, समझना। बहुत छोटा सा क्विक सॉल्यूशन था कि बाकी के 3 टायर्स में से एक एक नट निकाल करके लगा लो और काम हो जाएगा। किसके मन में आया? ये बहुत पढ़ा लिखा बिजनेसमैन, अंग्रेजी जानता है, फ्रेंच जानता है, स्पेनिश जानता है, नहीं आया। क्यों? क्योंकि दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी, समस्या। समाधान पर बात ही नहीं चल रही थी। अब ध्यान से सुनना, अगली बात पे बहुत काम का है। हमारे दिमाग में एक पाइप है, एक दिमाग जो है वो पाइप के जैसा है कि अगर इसमें एक बार कुछ डाल दिया तो वही बहता रहता है। अगर आपने इसमें एक बार समस्या डाल दी तो वो उसी समस्या को रिपीट 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 करके सोचता रहेगा, बार बार क्या हो जाएगा, कैसे होगा, क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं, सोचता रहेगा। सॉल्यूशन पर बिल्कुल नहीं सोचेगा। जो होशियार आदमी, समझदार इंसान होता है, वो सेम टाइम समस्या की बात ना करते हुए सॉल्यूशन की बात करता है, इसीलिए समस्या से निकल करके आगे चले जाता है। आप इसी सिचुएशन में हैं, आपके 4 नट नीचे गिर गए हैं, आप घबरा इसलिए रहे हैं क्योंकि आप केवल 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 और केवल समस्या के बारे में सोच रहे हैं। सोचना बंद करो, बिल्कुल सोचना बंद करो। सो जाओ 1 घंटे 2 घंटे, अपने आप को फ्री कर दो। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं होने वाला है, मेरा सिलेक्शन होगा, होकर रहेगा। दिनेश सर मेरे साथ हैं, शिद्दत से मैंने तैयारी की है, मम्मी पापा का आशीर्वाद मेरे साथ है और पूरा भगवान मेरे साथ है, क्योंकि मेहनत मैंने की है। और फिर विचार करना शुरू करो, आपकी जो स्थिति है, जो छूट गया है, उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढो, मिलेगा। और बहुत सरल सॉल्यूशन होगा। ये बकरी वाले के मन में जब इतना अच्छा विचार आ सकता है तो आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आएगा, अच्छे से अच्छा विचार आएगा। अब इतनी सारी बातें कर ली, अब आपको अंत में अलविदा कहने का समय आ गया है। बहुत सारी बातें मुझे बतानी थी क्योंकि 2 दिन में एक घटनाक्रम हुआ। हमने जो नोट्स निशुल्क उपलब्ध कराए थे वो किसी और संस्था ने अपना नाम चिपका करके बेचने की कोशिश की और इस पर एक मामला भी उठा। खैर, इस सब बातों से आप स्टूडेंट्स बचने की कोशिश करें, ये सब चीजें चलती हैं। आप सब लोगों को केवल और केवल इस प्लेटफॉर्म पर इसलिए जोड़ा गया है कि आप इस एग्जाम में पास हो जाएं। दूसरी बात कि आप सब लोगों का एक कर्तव्य निहित है कि आप सब लोगों को निशुल्क शिक्षा तक उन बच्चों तक पहुंचानी है जो सच में इसके लिए इंतजार कर रहे हैं, जिनको जरूरत है, वहां तक पहुंचाना नहीं भूलना है। बाकी जिसकी गलती थी उन्होंने गलती को स्वीकार कर लिया है। अब गलती को स्वीकार करने के बाद भी अगर उनके कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया गया है, तो ये खुद वो स्वयं जानते हैं कि गलती उन्होंने की थी।
हमने तो कभी उनका नाम नहीं लिया, हमने तो कभी उनके चैनल की बात नहीं की। गलती उन्होंने की, सारा बवाल उन्होंने मचाया। अब वो अपनी जाने, जो होगा वो होगा। आप अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए, आपको पास होना है। हमें बाकी सबके जैसा नहीं करना है कि हम सब दुनिया की बातों में लगे हुए हैं, केवल और केवल। आज से शादी में जाना बंद, आज से दोस्ती यारी सब बंद, आज से प्यार मोहब्बत सब बंद। जो रात रात को एक एक घंटे फोन पे मैसेज पर दुनिया भर की फालतू बातें करते हैं, आज से 30 दिन तक मत करो। आज से ये 30 दिन तक छोड़ दो। 5 मिनट कर लो, 2 मिनट कर लो। दोस्ती यारी में जहां बार बार सिगरेट पीने मजाक मस्ती करने जाते हो, 2 मिनट मिल लो, फोन पे बात कर लो, बस इतना ही। जो बहुत सारा शादी ब्याह सामाजिक दुनिया भर की बातों में जाते हैं, वो भी आज से कोशिश करें कि नहीं जाएं। खाना पीना बहुत व्यवस्थित रखें, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। बिल्कुल बीमार मत हो जाना। एक दिन भी खराब हुआ मारूंगा पकड़ के मैं आपको। बहुत मेहनत की है मैंने आप सब लोगों को पास करवाने के लिए, और करा कर रहूंगा। लेकिन आपके खाने का, पीने का, सब चीजों का ध्यान आपको रखना है। पानी खूब भर भर के पीजिए। जितना पानी पियोगे उतनी शरीर में ताकत और स्फूर्ति बनी रहेगी। फालतू का अनाप शनाप खाना 30 दिन के लिए छोड़ दो। 30 दिन मत खाओ नूडल्स, मंचूरियन, मत खाओ फालतू का कुछ भी जो आपको बीमार कर सकता है। इन सब से बच करके रहिए। विशेष रूप से सभी को धन्यवाद। आज बहुत सारी बातें मैंने आप सबसे कर ली। उम्मीद है कि आपके जीवन में एक दिशा में आपको दिला पाऊंगा, एक दिशा दे पाऊंगा, जिससे आप इस रास्ते पर चलकर सफलता को प्राप्त करेंगे। आप सब लोग सफल होकर के मेरा नाम रोशन करेंगे, ये उम्मीद है मुझे आप सबसे। मेरी उम्मीद पर आप खरे उतरेंगे। थैंक यू सभी को, विशेष रूप से धन्यवाद।